देख रहे हैं दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी बीए सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। इतिहास 2024-25 का मध्यकालीन भारतीय इतिहास, टाइम पीरियड इसका है 1206 से 1757 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये है बीए सेकेंड सेमेस्टर का। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जब देखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें सर्व कर लगाया जाता था, यानी इसका पूरा नाम है हक ए सर्व, ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो ये सिंचाई पर लगने वाला कर था। इसे फिरोज शाह FST, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था, ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली से सल्तनत काल में दीवाने आमीर कोही, ठीक, विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो दीवाने आमीर कोही विभाग था ये कृषि से संबंधित विभाग था। इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर और संबंधित हम विभाग देखें तो जो सेना से संबंधित था उसे दीवान ए आरिज कहा जाता था। दीवान ए आरिज, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। और राजस्व से संबंधित विभाग को कहा जाता है दीवाने मुस्तखराज। मुस्तखराज, इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी, ADK, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में ADK बोलते हैं। और कृषि से संबंधित तो हम ऊपर देख ही चुके हैं, दीवाने आमीर कोही। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये जो ऊपर मैंने बताया है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं रजिस्टर पे, और इसी से संबंधित क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकाल के पूछता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहर के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, ठीक, सबसे बड़े जाल के लिए जो प्रसिद्ध था उसे फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक सबसे बड़े जाल के रूप में नहर का निर्माण करवाया था, और इसी ने हक ए सर्व, जो ऊपर अभी देखे हैं, हक ए सर्व नामक कर सिंचाई के लिए लगाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक, FST। इसके बाद देखते हैं शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी, तो किससे प्रभावित थी? मलिक अंबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D। फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो हम लोग नहीं पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो जो ऊपर के 3 शासक हैं ये गुलाम वंश के ही शासक थे, ठीक है। और जो इब्राहिम लोदी है, यानी लोदी टाइटल लगा है, ये लोदी वंश का शासक था। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? D, यानी इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का शासक नहीं था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऐबक ने स्थापना, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश का टाइम पीरियड देखते हैं, 1206 से 1240 तक इसका टाइम पीरियड था। फिर इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है, ठीक है। ऊपर पूछा था नहीं, इस यहाँ पूछा है कौन सा सुमेलित है। तो बाबर ने तुझके बाबरी नामक आत्मकथा लिखा था, ठीक। इसका दूसरा नाम, तुझके बाबरी का दूसरा नाम है बाबर नामा, ठीक है, यानी बाबर नामा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये आप कह सकते हैं। और हुमायूं नामा जो है, इसकी रचना गुलबदन बेगम यानी हुमायूं की जो बहन थी उसने की थी। फिर तारीख शेरशाही की रचना जो किसने की थी? अब्बास खां सारवानी ने। अब्बास खां सारवानी, ठीक है। इसने किसकी रचना की थी? तारीख शेरशाही की, ठीक है, यानी शेरशाह ने नहीं की थी।
और तबकाते न अकबरी जो है, तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी, निजामुद्दीन अहमद। इसको आप लोग लिखते रहिए। इसके बाद दूसरा 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीरकालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर, ठीक है, असर या कहीं कहीं अस्र भी मिलेगा आपको, ठीक है, नादिर उल असर या असर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो मंसूर। इसका पूरा नाम था उस्ताद मंसूर, ठीक। इनके जहांगीर के काल में 2 फेमस चित्रकार थे, एक अबुल हसन, इनकी भी उपाधि आप नोट डाउन कर लीजिए। इनकी उपाधि थी नादिर उज्जमा, ठीक है। ये किसकी उपाधि थी? अबुल हसन की। यहाँ उज्जमा या उलजमा भी कई कई जगह मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा कौन था? उस्ताद मंसूर, यानी पहला अबुल हसन, दूसरा उस्ताद मंसूर। ये जहांगीर कालीन मतलब फेमस चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसके बाद हम देखते हैं अगला 9th क्वेश्चन। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई? ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किस, ठीक है, किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर, ठीक है। मुगल चित्रकला, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो किसके? जहांगीर के, ठीक है। किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और अगर यहाँ चित्रकला हटा के स्थापत्य कला कह दे, ठीक है, स्थापत्य कला लिख दे, तो किसके शासनकाल में? शाहजहां, यानी शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। इसके शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। चित्रकला का स्वर्णकाल किस? जहांगीर, ठीक है। और स्थापत्य में शाहजहां, ये याद रखिए। तो यहाँ से 2 फैक्ट हो गए आपके। फिर 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? यहाँ किस परिवार से मतलब है? राजपूत, ठीक है। किस राजपूत परिवार ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो कछवाहा राजपूत, ठीक है, कछवाहा वंश। तो कछवाहा जो आमेर के राजा थे, आमेर या वर्तमान जयपुर, ठीक है, के राजा थे बिहारीमल या भारमल, जो भी आपको मिले, बिहारीमल या भारमल, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, ठीक है। अलग अलग पुस्तक में अलग अलग नाम मिलते हैं। तो इन्होंने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम था हरखाबाई, हरखाबाई का विवाह किससे किया था? अकबर से सबसे पहले, ठीक है। अगर दूसरा ही हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 11वां नंबर, ठीक है। तो महाराणा प्रताप, अगर पूछे महाराणा प्रताप किस वंश के थे, तो किस वंश के थे? सिसोदिया वंश के। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा? अगर क्वेश्चन पूछ ले कि महाराणा प्रताप किस वंश के थे, जैसे ऊपर पूछ लिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें आंसर लगाएंगे सिसोदिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो हकीम खां। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि ये तीनों क्या हैं? ये राजपूत हैं तीनों, और महाराणा प्रताप क्या थे? राजपूत थे। तो जो डीप से नहीं पढ़ा या जो ध्यान से नहीं पढ़ा वो क्या लगाएगा? इसी में से, तीनों में से लगाएगा आंसर, जबकि सही क्या होगा? हकीम खां। और जनरली लोग सोचते हैं कि महाराणा प्रताप राजपूत थे, तो इन्हीं तीनों में से कोई जो है सेनापति होगा,
लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था? हकीम खां, यानी सी आंसर हो गया। इसके बाद हम आते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर पूछा सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? तो हुमायूं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि हुमायूं जो था यो ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसीलिए सप्ताह के 7 दिन होते थे। 7 दिन में हर एक दिन, किसी दिन सफ़ेद, लाल, पीला, नीला, मतलब दिन के हिसाब से वो अलग अलग कपड़े पहनता था हुमायूं। ठीक है इसके बाद हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ठीक है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, तो दिल्ली के पास में एक जगह है दीन पनाह, उसी में इसने क्या किया था? लाइब्रेरी बनवाया था। और उसी लाइब्रेरी की सीढ़ी, जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है, ठीक है, इससे यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक आया और यहीं इसकी मृत्यु हो गई। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। एक स्टेटमेंट है, एक इतिहासकार हैं लेन पूल, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जो है जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में मतलब पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर ही अपनी जान दे दी। तो किस इतिहासकार ने? लेन पूल ने कहा था। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ठीक है, तो राणा सांगा जो थे वो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी, मतलब युद्ध लड़ा था। और ये चारों युद्ध जो हैं वो बाबर के ही चारों युद्ध हैं और चारों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये चारों युद्ध जो हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे क्या है? ये बी नंबर, ठीक है, बी आंसर है। लेकिन हम चारों क्वेश्चन, मतलब चारों आंसर के बारे में ये देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके किसके मध्य? इब्राहिम लोदी, ठीक है, और बाबर के मध्य। फिर खानवा का युद्ध 1527 में किसके मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य। फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके मध्य? मेदनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। और फिर घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इसकी इच्छा था कि मुझे आगरा में न दफनाकर कहाँ दफनाया जाए? काबुल में ही दफनाया जाए। तो इसे काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहाँ जो अभी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इसका अगर मकबरा पूछे कहाँ है, तो काबुल, अफगानिस्तान। इसके बाद हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अभी ऊपर हम बोले थे कि ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, तो कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इनके बारे में एक हम मतलब स्टोरी बता देते हैं। स्टोरी क्या है कि अकबर के कोई पुत्र नहीं थे। ठीक है, तो ये फतेहपुर शेख सलीम चिश्ती के यहाँ गए और इन्होंने अपनी मतलब फरियाद सुनाई बाबा को कि मुझे मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही। तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, ऐसा माना जाता है। इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ। ठीक है, तो जहांगीर का मूल नाम था क्या? सलीम। ठीक है, तो ये सलीम किसके नाम पर रखा गया? संत सलीम के नाम पे ही रखा गया था, इसका मूल नाम सलीम, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। और इन्हें अकबर, मतलब जहांगीर को अकबर प्यार से शेखू बाबा कहता था, शेखू बाबा। ठीक है, क्योंकि इनका पूरा नाम था शेख
सलीम चिश्ती। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये सब महत्वपूर्ण मतलब तथ्य हैं, इनको लिखना जरूरी है आप लोग के लिए। भारत में चिश्ती संप्रदाय प्रथम सूफी संत था। ठीक है, जो चिश्तिया संप्रदाय था उसके भारत में प्रथम सूफी संत कौन थे? वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर भारत में प्रथम सूफी संत पूछे चिश्ती सूफी संत तो मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर पूछे प्रसिद्ध, भारत में प्रसिद्ध सूफी संत तो निजामुद्दीन औलिया। इनके बारे में, निजामुद्दीन औलिया के बारे में अगर आपको याद होगा तो इन्होंने ही कहा था, किससे? इन्होंने कहा था GST यानी गयासुद्दीन तुगलक से कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ। हुनूज दिल्ली यानी दिल्ली अभी दूर है, दूर अस्त। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा था तो एक स्टोरी आप समझ लीजिए, सुन लीजिए कि जो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, इसने क्या किया था? अनुदान दिया था शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को, सॉरी, निजामुद्दीन औलिया को उसने अनुदान दिया था, कुछ शायद 2 लाख टंका या 5 लाख टंका कुछ अनुदान दिया था। तो जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा तो राजकोष खाली था। ठीक है, राजकोष खाली था तो उसने निजामुद्दीन औलिया से कहा जो आपको अनुदान दिया गया था या तो आप वापस कर दीजिए या फिर आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए। उस समय जब ये निजामुद्दीन औलिया के पास संदेशा भिजवाया था, उस समय गयासुद्दीन तुगलक जो है वो बंगाल अभियान पे गया हुआ था। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब अभी दिल्ली बहुत दूर है, आप दिल्ली बंगाल से दिल्ली वापस आइए तब मिलते हैं। तो क्या हुआ था कि बंगाल से वापस आते समय, मान लीजिए ये दिल्ली है और दिल्ली से पहले ही अफगानपुर एक जगह थी, वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? इनके स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनवाया था। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक था, और उसी में इसकी दब के मृत्यु हो गई थी। तो जो इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, वो मानते थे कि इनके आशीर्वाद से इसकी मृत्यु हो गई, मतलब इनके अभिशाप से। इसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, गुरु नानक का जन्म स्थान तो कौन था? ननकाना, जो अब पाकिस्तान में है। इसके बाद 19 नंबर में कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की ये तीनों रचनाएं हैं। ठीक है, और चौथी ये नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा। और 3 ये किसकी रचनाएं हैं? ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की ही हैं। ठीक है, और जब ये चौथी रचना ये किसकी है? ये सूरदास की। सूरदास की ये कौन सी रचना है? चौथी रचना किसकी है? सूरदास की। सूरदास की कुछ और रचनाएं देख लेते हैं, तो जिसमें सूरसागर, सूरसारावली, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। ठीक, और चौथी ये। इसके बाद आते हैं हम रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो देखिए, अभी तुलसीदास की ये 3 रचनाएं पूछा, चौथी ये पूछ लिया। तो तुलसीदास की कौन सी रचना है? रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। जब हम वाल्मीकि देखते हैं तो वाल्मीकि की कौन सी पुस्तक है? रामायण जो है वो किसकी रचना है? वाल्मीकि की, जो हम लोग जिन सीरियल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, और सूरदास की तो ऊपर अभी हम 4 रचनाएं बताएगी, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और साहित्य रत्न। और वेदव्यास की पुस्तक कौन थी? महाभारत। जो महाभारत नहीं देखते हम लोग, महाभारत किसकी रचना है? वेदव्यास की। इसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा है 21 नंबर क्वेश्चन कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए? तो 12, जो भारत के अलग अलग राज्य मतलब जगहों पे हैं। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए। देखिए, फिर क्वेश्चन पूछ लिया पुस्तक से संबंधित। तो पुस्तक देखिए क्या क्या आप लोग को इसमें याद रखना है। इस क्वेश्चन पेपर से हम लोग को क्या क्या मिल रहा है? जैसे किसी की उपाधि हो गई, ठीक है, उपाधि हो गई, या पुस्तक हो गई, पुस्तक या उपनाम, या कोई मतलब फेमस युद्ध,
फेमस, ठीक है, वार या कह सकते हैं प्रसिद्ध युद्ध कोई हो गया, जैसे पानीपत, खानवा, ये सब जो भी है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये सब। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का जो दूसरा शासक था उसने 1504 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पूछ लिया कि किसने की थी, अगर पूछ ले कि किस सन में की थी, ठीक है, किस सन या ईयर में, YEAR ईयर में की थी, तो 1504 में इसकी स्थापना की थी। और 1506 जो है, 1506 में इसको राजधानी बनाया। किसको? आगरा को। तो अगर पूछ ले कि आगरा को राजधानी कब बनाया, तो 1506 में। इसके बाद हम आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है उसे रेहला के नाम से जाना जाता है, रेहला। ठीक है, इसकी ये यात्रा विवरण थी, मतलब जो यात्रा जो करते रहा भारत में वो सब लिखता रहा। तो कौन सी पुस्तक? रेहला। तो देखिए पुस्तक से संबंधित कितने क्वेश्चन आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फायदा रहता है। अब आप जब कोई बुक पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो आप वो पॉइंट ध्यान में रखेंगे जो जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी है। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम शेष 25 करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में MBT भी बोलते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं, ठीक है, योजनाएं लागू की जो कि पांचों असफल रही। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो 2 रस खाक याद रखने का ट्रिक ये, यानी 2 से दोआब में कर वृद्धि की, रा से राजधानी परिवर्तन की, सा से सांकेतिक मुद्रा चलाया, खा से खुरासान युद्ध और का से कराची युद्ध। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पांचों योजनाएं इसकी असफल रही। तो आज के लिए बस मतलब ये 25 क्वेश्चन ही इस वीडियो में रहेंगे। शेष 25 क्वेश्चन जो 26 से 50 तक हैं वो दूसरे पार्ट में आएंगे।